गुड मॉर्निंग क्लास। माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम पढ़ रहे हैं एसएसटी। क्लास हमारी 8 और चैप्टर है हमारा 3। चैप्टर का नाम है हमारा वनस्पति एवं वन्य जीवन। ठीक है, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने संसाधन पढ़ा था और मृदा वगैरह के बारे में पढ़ा था। चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। वनस्पतियों पौधों को जीवन के रूप में पृथ्वी पर सर्वप्रथम प्रदर्शित हुआ माना जाता है, जिसका अनुगमन करते हुए सूक्ष्म जीव तथा जीव जंतुओं के साथ साथ मानव जाति की उत्पत्ति हुई। हमारी पृथ्वी पर लगभग 3 लाख पौधों की प्रजाति तथा लगभग 10 लाख जंतु की प्रजाति पाई जाती है। वनस्पतियों की पृथ्वी पर एक अहम भूमिका है, क्योंकि सभी जीव अपने जीवन के लिए वनस्पतियों पर निर्भर है। वनस्पति जीवन का एकमात्र ऐसा रूप है जो सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है। जैसे कि आप सभी जो लोग जानते हो, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, ये सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा लेते हैं और क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। तो क्या हुआ, इन्होंने क्या किसको चेंज करा? देखिए यही लाइन यहाँ पे लिखी है, सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में। ठीक है, एक वनस्पति ऐसे हैं जो किसको, सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार ये प्राथमिक उत्पाद प्रदान करते हैं जिस पर मानव व पशु पक्षियों का जीवन निर्भर है। भूमि, वायु, जल तथा जीवों के मध्य पदार्थों व ऊर्जा के आदान प्रदान की क्रिया निरंतर चलती रहती है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वनस्पति तथा वन्य जीव संसाधनों को प्रभावित करने वाले कारक। पृथ्वी के किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों तथा जंतुओं की उत्पत्ति तथा जीवन आधार विभिन्न कारकों द्वारा सुनिश्चित होता है, जैसे जलवायु, भू आकृति, वर्षा, वायु की तीव्रता, विषुवत रेखा से दूरी आदि। समान जलवायु वाले क्षेत्रों में पौधे एक विशिष्ट समूह के रूप में उत्पन्न होते हैं। इसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं के प्रकार उस क्षेत्र में उगने वाली वनस्पतियों पर निर्भर करते हैं। जब इन वनस्पतियों में परिवर्तन होते हैं तब वन्य जीवन में भी परिवर्तन दिखाई देते हैं। किसी स्थान विशेष की वनस्पति तथा जीव जंतु परस्पर निर्भर रहते हैं, वे साथ मिलकर परिस्थिति तंत्र का निर्माण करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, नया वर्ड आया है, क्या है हमारा, परिस्थितिकी तंत्र। क्या होता है, कोई एक विशेष स्थान जहाँ पर वनस्पति और जीव जंतु रहते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, परिस्थितिकी तंत्र। चलिए आगे पढ़ते हैं। यह परिस्थिति तंत्र निम्न कारकों से प्रभावित होता है। नंबर 1 क्या है हमारा, मिट्टी। मिट्टी के बारे में आप सभी लोग जानते हो। मिट्टी के प्रकार यह सुनिश्चित करते हैं। देखिए मिट्टी क्या होती है, जो भूमि की सबसे ऊपरी परत होती है वो हमारी मिट्टी की होती है, और अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इसमें देखते हैं क्या लिखा है। मिट्टी के प्रकार यह सुनिश्चित करते हैं कि इस क्षेत्र में किस प्रकार के पेड़ पौधे उत्पन्न होंगे। मिट्टी में उपस्थित अवयव द्वारा न केवल पेड़ पौधों की वृद्धि बल्कि उस क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु पक्षियों का जीवन भी सुनिश्चित किया जाता है। उदाहरण के लिए केंचुआ सभी प्रकार की मिट्टी में नहीं पाए जाते तथा सरीसृप वर्ग के कुछ जीव केवल मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। देखिए ये जो हमारी मिट्टी होती है, आपको पढ़ा क्या क्या निश्चित करती है, पशु पक्षियों का जीवन भी निश्चित करती है और पेड़ पौधों का भी। मिट्टी के अकॉर्डिंग ही हमें पता चलता है कि यहाँ कौन सी जलवायु, मतलब कि कौन सी वनस्पति उगाई जा सकती है। नेक्स्ट है हमारा भौगोलिक स्वरूप व दशाएं। किसी स्थान विशेष की भौगोलिक दशाएं व स्वरूप भी उस क्षेत्र में पेड़ पौधों की वृद्धि सुनिश्चित करती है। किसी स्थान की मिट्टी का प्रकार उस स्थान की ढलान, जल व सूर्य की रोशनी की तीव्रता पर निर्भर करता है।
उदाहरण के लिए हिमालय के दक्षिण की ढलान पर उत्तर की ढलान की अपेक्षा अधिक वनस्पति उगती है। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी मानव। विशेष योग्यता के कारण मानव की परिस्थिति तंत्र पर प्रभुसत्ता है। देखिए मानव, हमने जब संसाधन पढ़े थे तो पढ़ा था कि मानव क्या है, हमारा सबसे मतलब कि महत्वपूर्ण संसाधन है, और इसमें जो परिस्थिति तंत्र है इस पे भी इसकी प्रभुसत्ता है। वह इस तंत्र का उपयोग अपने लाभ के लिए करता है, अतः मानव वनस्पति तथा वन्य जीव संसाधन को विशेष रूप से प्रभावित करता है। नेक्स्ट आता है हमारा स्थिति। पेड़ पौधे मिट्टी में उगते हैं, वे अपने स्थान से हिल नहीं सकते हैं। जलवायु में परिवर्तन के साथ साथ उन्हें स्वयं की जीवित रखने के लिए परिवर्तन होना पड़ता है। जब जलवायु में बड़े पैमाने पर परिवर्तन होते हैं तब वनस्पतियां जीवित नहीं रह पाती। वनस्पतियों के विपरीत जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर सकते हैं, इसलिए उनके पास जीवित रहने का अवसर होता है। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हमारा क्या है। देखिए होता नहीं, यहाँ पे लिखा ही रहता है, मैंने ऐसे ही बोल दिया था। रहता है। विश्व में पशु पक्षियों का वार्षिक प्रवास एक सामान्य प्रक्रिया है। प्रत्येक वर्ष साइबेरिया की बर्फीली सर्दी से बचने के लिए हजारों की संख्या में सारस भारत के भरतपुर पक्षी अभयारण्य में आते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वायु। वायु में देखते हैं क्या लिखा है। पेड़ पौधों का जीवन वायु के वेग से भी प्रभावित होता है। वायु वाष्पोत्सर्जन की दर को नियंत्रित करके पौधों की वृद्धि को निर्धारित करती है। जैसे पेरी उत्तरी अमेरिका में वायु लंबे वृक्षों को पनपने नहीं देती। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक में पाए जाने वाली वनस्पति प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है, जैसे कि हम इसके नाम से लिया है। इसमें देखते हैं क्या लिखा है। हम पढ़ चुके हैं कि विभिन्न कारक किस प्रकार किसी स्थान विशेष की वनस्पति को प्रभावित करते हैं। वनस्पतियों की वे प्रजातियां जो परस्पर सहचर्य के साथ निश्चित पर्यावरणीय ढांचे में रहती है प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। विश्व की प्रमुख वनस्पतियों को वन, घास के मैदान, झाड़ी तथा टुंडा में विभाजित किया जा सकता है। ये समूह विश्व में इस प्रकार वितरित हैं, यह उस स्थान पर विद्यमान नमी पर निर्भर करता है। तापमान के कारण प्रजातियों में विभिन्नता पाई जाती है, अतः विषुवत रेखा के दोनों तरफ 60 डिग्री उत्तरी और 60 डिग्री दक्षिणी। देखिए इसे उत्तरी पढ़ेंगे और इसे दक्षिणी, और आपको ये पता ही होगा ये क्या पढ़ा जाता है, डिग्री में वन पाए जाते हैं। हालांकि वनों के प्रकार तापमान की दर पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे विश्व में वनों के प्रकार। सामान्यतः वन दो प्रकार के पाए जाते हैं, सदाबहार वन तथा पर्णपाती वन। देखिए सदाबहार वन और पर्णपाती वन। सदाबहार जैसे नाम से हमें पता चल रहा है, जिसमें वर्ष भर क्या होता है, जो पत्ते होते हैं वो रहते हैं, झड़ते नहीं हैं। और पर्णपाती वन जिसमें जो वो मौसम होता है तभी पत्ते आते हैं, वरना उसके पत्ते झड़ जाते हैं। जैसे पतझड़ के मौसम में कहा जाता है कि पत्ते झड़ जाते हैं। चलिए इसमें आगे पढ़ते हैं। सदाबहार वन के कुछ वृक्ष एक ही समय पर अपनी पत्तियां नहीं गिराते और कुछ वृक्ष विशेष समय पर पत्तियां गिराते हैं। गर्म तथा आर्द्र जलवायु में पाए जाने वाले सदाबहार वनों के वृक्षों की पत्तियां चौड़ी होती हैं, जबकि शीत जलवायु में पाए जाने वाले सदाबहार वनों के वृक्षों की पत्तियां सुई जैसी नुकीली होती है। देखिए जलवायु से भी जो पेड़ पौधों की संरचना है उसमें परिवर्तन आया है। आपने पढ़ा यहाँ पर, जो जहाँ पर गर्म और आर्द्र जलवायु थी वहाँ की पत्तियाँ कैसी थी, चौड़ी थी, और जहाँ पर शीत जलवायु थी वहाँ की पत्तियाँ कैसी थी, नुकीली, सुई जैसी। दूसरी तरफ पर्णपाती वन वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिराते हैं। इनकी पत्तियां सामान्यतः चौड़ी होती है। मतलब कि जो पर्णपाती वन होते हैं इन पे मतलब कि जो वातावरण होता है उसका प्रभाव इतना नहीं पड़ता। इनकी जो पत्तियां होती है सामान्यतः कैसी होती है, चौड़ी होती है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी सदाबहार वन। सदाबहार वन को 4 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 उष्णकटिबंधीय, नंबर 2 शीतोष्ण सदाबहार वन, नंबर 3 भूमध्य सागरीय वन तथा चौथी हमारी शंकुधारी वन। अब हमारे सबसे पहली है हमारी
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। चलिए इसे पढ़ते हैं, क्या लिखा है इसमें। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मुख्यतः विषुवतीय और तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा के कारण ये वन अत्यधिक घने होते हैं। इन वनों के वृक्षों की पत्ती नमी के वाष्पीकरण के लिए चौड़ी होती है। इनमें से कुछ वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और कुछ सदाबहार रहते हैं। सदाबहार वृक्ष बहुत लंबे होते हैं। ये बहुत पास पास विकसित होते हैं। सघनता के कारण विभिन्न वृक्षों की शाखाएं आपस में उलझती हुई साथ साथ बढ़ती है। वृक्षों का यह घनापन इनकी चोटियों पर एक छत्र सा बनाता है। देखिए जो सदाबहार वन होता है, हमने पढ़ा कि ये बहुत पास पास होते हैं और इनकी जो टहनियाँ होती हैं या शाखाएं होती हैं वो आपस में क्या होती है, उलझ जाती है, जो सूर्य की रोशनी को नीचे भूमि तक पहुंचने नहीं देता। यहाँ वृक्षों की विभिन्न प्रजातियाँ सीमित क्षेत्रों में उगती है, जिस कारण इन वनों का व्यावसायिक दोहन कम होता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाने वाली वृक्षों की मुख्य प्रजातियाँ महोगनी, रबड़, रोजवुड, वास, आबनूस और चंदन। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। चलिए आदि है। ये वन दक्षिणी अमेरिका, अमेज़न तथा ओरिनोको बेसिन, अफ्रीका, कांगो तथा ज़ियारे बेसिन, मलेशिया, म्यांमार, कम्पुचिया, इंडोनेशिया, वियतनाम तथा न्यू गिनी में पाए जाते हैं। अब नंबर 2 आती है हमारी शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन पूर्वी तट के किनारों पर मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये कठोर लकड़ी वाले तथा चौड़ी पत्तियों वाले वृक्ष होते हैं। ये मुख्यतः दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका के पूर्वी तट, दक्षिणी ब्राज़ील तथा दक्षिणी चीन में पाए जाते हैं तथा उगने वाले मुख्य वृक्ष बलूत, देवदार, सहतूत, यूकेलिप्टस, कपूर, बांस और वाटल है। इन वृक्षों का आर्थिक मूल्य अधिक होता है। नेक्स्ट है हमारा भूमध्य सागरीय वन। ये वन विषुवत रेखा के दोनों ओर पश्चिमी महाद्वीपों के किनारों पर 30 डिग्री तथा 40 डिग्री देशांतर रेखाओं के मध्य पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में शुष्क गर्मी तथा नमीयुक्त सर्दी के साथ साथ मध्य वर्षा होती है। इन वनों के वृक्ष स्वयं को तापमान में मौसमी परिवर्तन के अनुकूल ढाल लेते हैं तथा शुष्क ग्रीष्म ऋतु में ये अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं। इन वृक्षों की पत्तियां नुकीली, छोटी तथा मोमयुक्त होती है, जिससे इनका वाष्पीकरण कम मात्रा में होता है। यहाँ वृक्ष और झाड़ियाँ दूर दूर तक विस्तृत होते हैं। इनकी छाल मोटी होती है। देखिए छाल क्या होती है, जो जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ के ऊपर जो होता है उसे छाल कहते हैं। एक तो मतलब कि अंदर तो ऊपर तो आपने देखा होगा ब्राउन ब्राउन सा रहता है। जब उसे हम काटते हैं या छीलते हैं, जो पेड़ का तना होता है, तो अंदर से वो येलो निकलता है। तो ऊपर का जो ब्राउन ब्राउन होता है उसे छाल बोलते हैं। हाँ, कहाँ थे हम। हाँ, मोटी छाल मोटी होती है, जिससे इनका वाष्पीकरण नियंत्रित रहे। ये वन भूमध्य सागर के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनके अंतर्गत एशियाई, अफ्रीकी तथा यूरोपीय देश आते हैं। इसके अतिरिक्त ये वन मध्य तथा दक्षिणी कैलिफोर्निया, फ्रांस की रोन घाटी, दक्षिणी अफ्रीका के केप टाउन क्षेत्र, दक्षिणी इटली तथा अफ्रीका के पूर्वी तट पर पाए जाते हैं। यहाँ उगने वाले मुख्य वृक्ष जैतून, बलूत, अंजीर, चीड़, फर, देवदार, कार्क, सिट्रस प्रजाति वृक्ष, नींबू, संतरा आदि तथा सहबलूत है। ये क्षेत्र फलों की कृषि जैसे बेर, आड़ू, बादाम, अंगूर, खुबानी, चेरी, अखरोट आदि के लिए उपयुक्त है। अब नेक्स्ट आता है हमारा शंकुधारी वन। ये वन 50 डिग्री उत्तरी तथा 70 डिग्री उत्तरी देशांतर रेखाओं के मध्य स्थित है, जहाँ शीत ऋतु की समय अवधि लंबी तथा मौसम अवधि कठोर होता है। यह वन उत्तरी अमेरिका, एशिया तथा यूरोप के एक विशाल क्षेत्र में विस्तृत है। इसके अंतर्गत कनाडा, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन तथा
लाटविया आते हैं। साइबेरिया में इन वनों को टैंगा कहा जाता है। यह समुद्र तल से 1500 से 2000 मीटर की ऊंचाई वाले पर्वतों के ढलान पर देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार के वन आल्प्स तथा हिमालय की ढलानों पर पाए जाते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में इनकी वृद्धि दुर्लभ है। दक्षिणी अमेरिका में दो विशाल क्षेत्रों जैसे दक्षिणी चिली का पश्चिमी तटीय मैदान तथा ब्राजीलियम पठार के दक्षिणी भाग में ये शंकुधारी वन देखे जाते हैं। पूर्व में यह भाग निर्जन तथा कम उपयोगी तथा किंतु वर्तमान में यह एक महत्वपूर्ण वन क्षेत्र बन चुका है जहाँ मूल्यवान पनामा पाइन उगते हैं। नेक्स्ट हमारा इस क्षेत्र में पाए जाने वाले सामान्य वृक्ष चीड़, सलवर, हेमलॉक, फर, स्प्रूस तथा देवदार है। शंकुधारी वृक्ष लंबे तथा सीधे होते हैं जिनकी पत्तियां संकीर्ण तथा सुई जैसी होती है। इनका व्यावसायिक महत्व बहुत अधिक होता है क्योंकि इनकी लकड़ियां बहुत हल्की होती है। देखिए इनका यूज़ जो कहाँ किया जाता है, व्यावसायिक में। नेक्स्ट आता है हमारा पर्णपाती वन। पर्णपाती वनों के वृक्ष पतझड़ में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं तो इन्हें हम पर्णपाती वन वही है तथा सर्दियों में पत्ती रहित हो जाते हैं। इन वनों की लकड़ी कठोर, हल्की तथा मजबूत होती है। इससे वस्तु बनाना सरल होता है। ये वन उष्णकटिबंधीय, उपोष्ण तथा शीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों की लकड़ी का उपयोग मुख्यतः जहाज निर्माण तथा घरों में किया जाता है। इन वनों का कटान मानव द्वारा विशाल स्तर पर किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों में जनसंख्या की वृद्धि होने के कारण खेती तथा उद्योग के लिए भी वन काटे जा रहे हैं। पर्णपाती वन दो प्रकार के होते हैं। पर्णपाती वन भी हमारे क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इन वनों को उष्णकटिबंधीय मानसून वन भी कहते हैं। ये उष्ण क्षेत्र जैसे दक्षिणी एशिया, मध्य अमेरिका के भागों, ब्राज़ील तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम, फिलीपींस, थाईलैंड आदि में विशेष शुष्क मौसम के साथ पाए जाते हैं। ये वन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से कम घने होते हैं तथा यहाँ वनस्पतियों की कम प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इन वनों के मूल्यवान वृक्ष सोगान, साल, चंदन, कीकर, यूकेलिप्टस तथा शीशम है। मैंग्रोव वृक्ष दलदली तथा डेल्टा क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नंबर 2 आता है हमारा शीतोष्ण पर्णपाती वन। ये वन शीत जलवायु तथा मध्य वर्षा के शीतोष्ण तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सर्दियों में ये वृक्ष स्वयं को ठंड से बचाने के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये मुख्यतः न्यूजीलैंड, दक्षिणी चिली, पश्चिमी यूरोप, उत्तर पूर्व चीन, जापान तथा उत्तर पूर्वी अमेरिका में उगते हैं। इन वनों में मिलने वाली मुख्य प्रजातियां रोजवुड, पॉपलर, एश, बीच, सोगान, बोज, एल्म, मेपल, फर आदि हैं। इन वनों का उपयोग औद्योगिक, घरेलू तथा बस्ती बसाने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा वनों का महत्व। जैसे कि हमने पढ़ा कि मानव अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वनों को काटता है और पर्णपाती वन जो होते हैं, जो वृक्ष होते हैं वो क्या होते हैं, ये घरों में या व्यवसाय में अधिक यूज़ होता है क्योंकि इनकी लकड़ी जो होती है वो काफ़ी उपयोगी होती है मानव के लिए। तो अब वनों का महत्व हमें बताया गया है, इसे पढ़ते हैं। वन पृथ्वी पर जीवन संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह विश्व के फेफड़ों की भांति कार्य करते हैं। जैसे मनुष्य में फेफड़े का कार्य करते हैं, ऐसी ही जो पृथ्वी है इसमें जो वन होते हैं वो किसका काम करते हैं, फेफड़ों का, क्योंकि ये ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं जो जीवित प्राणियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। आपने पढ़ा होगा जो पेड़ पौधे होते हैं ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन हमको देते हैं, और हम लोग क्या करते हैं ऑक्सीजन को तो ग्रहण कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में मतलब कि छोड़ते हैं। तो अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जो ये बैलेंस है ये हमारा बिगड़ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाएगी। इसके साथ साथ ये लकड़ी, औषधि, खाद्य पदार्थ तथा उत्पाद के भी मुख्य स्रोत है। ये मिट्टी का संरक्षण करते हैं तथा इसे अपरदित होने से रोकते हैं। ये वायु व बाढ़ के वेग को नियंत्रित करते हैं। ये वन्य जीवों का आश्रय प्रदान करते हैं। इस प्रकार ये पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है। ऐसे महत्वपूर्ण संसाधन का सावधानीपूर्वक उपयोग होना चाहिए। दुर्भाग्यवश इसका उपयोग विपरीत हुआ है। मानव ने वनों में हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया है। उसने लालच में आकर वनों का शोषण किया है। इसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर
वनोन्मूलन हुआ है। वनोन्मूलन के ने काफ़ी हद तक पर्यावरण को प्रभावित किया है। देखो, वनोन्मूलन क्या है? वनों का जो कटाव होता है वो वनोन्मूलन कहलाता है। यह स्थिति पहले से भी अत्यधिक गंभीर हो चुकी है। एक बार महात्मा गांधी ने कहा था, प्रकृति एकमात्र हमारे लोभ को छोड़कर सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है। यह कथन हमारे वनों के लिए भी सत्य है। लोग वृक्षों के महत्व को लेकर धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न देशों की सरकारें भी वृक्षारोपण पर ध्यान दे रही है, फिर भी विकास की दर संतोषजनक नहीं है। देखिए, जो वनस्पति है, इससे क्या होता है, हमारे देश का जो विकास होता है वो भी निर्भर करता है। तो हमें अपने वनस्पति की क्या करनी चाहिए? देखभाल करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को उगाना चाहिए, उनके कटाव को रोकना भी चाहिए। भारत को पृथ्वी की व्यापक प्रजातियां वरदान स्वरूप प्रदान है। हम भारत की प्राकृतिक वनस्पति को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत वर्गीकृत कर सकते हैं। नंबर 1 है हमारा, नंबर 1 क्या है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, जैसे पश्चिमी घाट तथा उत्तर पूर्वी राज्य। इन राज्य वनों में घने व लंबे वृक्ष उगते हैं, जैसे रोजवुड, बांस, आबनूस, सोगान, चंदन, रबड़ आदि। नंबर 2 आता है हमारा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये क्या है? ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 200 सेंटीमीटर से कम तथा 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जैसे दक्कन पठार तथा उत्तरी मैदान। सोगान, साल, शीशम, नीम, आम आदि इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। देखिए, उत्तरी मैदान जो हमारा क्षेत्र है, ये उत्तरी मैदान के आसपास ही आता है और हमारे यहाँ ये सारे वृक्ष पाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ बारिश कैसे होती है? 200 सेंटीमीटर से कम और 75 सेंटीमीटर से अधिक। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब नंबर 3 आता है कटीली तथा झाड़ीदार वन। ये वन कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे राजस्थान या मरुस्थल जहाँ पे हमारा होता है, जैसे उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल। इन वनों में पाई जाने वाली मुख्य झाड़ियाँ नागफनी, कटीली घास, खजूर, बबूल आदि है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। इससे आगे का चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हमने यहाँ पर वनस्पति के बारे में पढ़ा और उसके संरक्षण के बारे में भी पढ़ा, हमने वनों का महत्व भी पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।